नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं। पर ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक तरह की बिजनेस केस स्टडी है, जहां सदियों पुरानी परंपरा, बाजार के कठोर नियम और आधुनिक डिजिटल रणनीति का एक संगम होता है। हम बात कर रहे हैं हिमालय की तलहटी में बसे एक गांव देवप्रयाग की और वहां के एक कुम्हार माधोराम की, जिनकी कला वो प्लास्टिक के सस्ते विकल्पों के सामने एक तरह से दम तोड़ रही थी। और आज हमारी चर्चा का मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि कैसे उनकी कला बच गई, बल्कि ये समझना है कि इसके पीछे कौन सी ठोस रणनीतियां थीं। हम इस कहानी की परतों को खोलेंगे और देखेंगे कि कैसे एक स्थानीय उत्पाद को एक ग्लोबल D2C मतलब डायरेक्ट टू कंज्यूमर हेरिटेज ब्रांड में बदला गया है। ये परंपरा और आधुनिकता के संघर्ष से कहीं ज्यादा है। ये मार्केट पोजीशनिंग, ब्रांड स्टोरी टेलिंग और हाँ, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का भी एक बहुत दिलचस्प उदाहरण है। चलिए इस केस स्टडी की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि समस्या की जड़ क्या थी। माधोराम जैसे इतने कुशल कारीगर, जिनके पास दशकों का अनुभव था, वो अचानक अप्रासंगिक क्यों होने लगे? देखिए, इसकी शुरुआत हुई बाजार के एक क्लासिक पैटर्न से, हाँ। जिसे हम कमोडिटाइजेशन कहते हैं। जब तक गांव में मिट्टी के बर्तन ही एकमात्र विकल्प थे, तब तक माधोराम की कला का एक अलग ही मूल्य था। करेक्ट, है ना? हाँ, तब तो कोई मुकाबला ही नहीं था। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही शहरों से सस्ते, रंगीन और वो हल्के प्लास्टिक के बर्तन गांव के बाजार में आए, मिट्टी का बर्तन सिर्फ एक और विकल्प बन के रह गया। राइट। और जब किसी उत्पाद के कई विकल्प आ जाते हैं, तो ग्राहक अक्सर कीमत पर फैसला करने लगता है। मतलब माधोराम के बर्तनों की गुणवत्ता या सुंदरता में कोई कमी नहीं आई थी। कोई कमी नहीं आई थी, बस बाजार का पूरा समीकरण ही बदल गया। हाँ। ग्राहक अब टिकाऊपन और कला के बजाय सुविधा और कम कीमत को प्राथमिकता दे रहा था। बिल्कुल। और इसका माधोराम पे जो असर हुआ वो सिर्फ आर्थिक नहीं था। सोचिए, एक कलाकार जिसका चाक जो कभी दिन रात घूमता था, अब हफ्तों तक शांत पड़ा है। ये उनकी पहचान पर हमला था। वो अपनी बचत पर गुजारा करने लगे और शायद मन ही मन ये मान लिया कि उनकी कला का दौर अब खत्म हो गया है। ये दिखाता है कि बाजार की मांग के बिना बेहतरीन से बेहतरीन हुनर भी मुरझा सकता है। और यहीं पर कहानी में एक नया किरदार आता है, जो इस केस स्टडी का कैटलिस्ट है। आर्यन, गांव का ही एक नौजवान जो शहर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके लौटा है, और उसके दिमाग में सिर्फ नौकरी करना नहीं था, कुछ अलग करने का जुनून था। हाँ, और आर्यन पारंपरिक समस्याओं को आधुनिक समाधानों की नज़र से देख सकता था। जब उसने गांव लौटकर माधोराम के आंगन की वो खामोशी देखी, उनके चेहरे की उदासी देखी, तो उसने सिर्फ एक बूढ़े दुखी कारीगर को नहीं देखा, उसने एक अंडरवैल्यूड एसेट देखा। मतलब एक ऐसा उत्पाद जिसमें अपार संभावनाएं थीं, बस उसे सही बाजार तक पहुंचाने की जरूरत थी। और फिर उनके बीच वो एक बहुत ज़रूरी बातचीत होती है। आर्यन माधोराम से उनकी उदासी का कारण पूछता है, और माधोराम का जो जवाब था वो उस समस्या की जड़ को पकड़ता है जो कई पारंपरिक कारीगर महसूस करते हैं। उन्होंने कहा, बेटा, अब मिट्टी का मोल कहाँ रहा? लोग अब हल्की चमकीली चीज़ें चाहते हैं। मेरी बनाई मिट्टी की चीज़ें उन्हें भारी लगती हैं। और यही एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। एक औसत व्यक्ति इस बात को एक शिकायत के तौर पर सुनता, लेकिन आर्यन ने इसे एक अवसर के रूप में देखा। माधोराम जिसे भारीपन यानी एक कमी बता रहे थे, आर्यन ने उसे उत्पाद की सबसे बड़ी ताकत के रूप में पहचाना। उसने तुरंत कहा, दादा, ये भारीपन नहीं, ये वजनदार विरासत है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, वजनदार विरासत। पर क्या यह सिर्फ एक आकर्षक मार्केटिंग लाइन नहीं थी? क्या शहरी ग्राहक जो आइकिया के हल्के फर्नीचर का आदी है, वाकई इस कहानी पर विश्वास करता, या वो बस एक नया ट्रेंड फॉलो कर रहा था? ये बहुत ही जरूरी सवाल है, और इसका जवाब वैल्यू प्रोपोजिशन के बदलाव में छिपा है। आर्यन ने माधोराम के उत्पाद का वैल्यू प्रोपोजिशन ही बदल दिया। पहले ये एक सस्ता स्थानीय बर्तन था। आर्यन ने इसे हिमालय की गोद से निकला एक अनुभवी कारीगर के हाथों से बना प्रकृति का एक प्रामाणिक टुकड़ा बना दिया। उसने उत्पाद नहीं बदला, उत्पाद की कहानी और उसका जो कथित मूल्य है वो बदल दिया। और इस नई वैल्यू के लिए ग्राहक ज्यादा कीमत देने को तैयार थे। उसने भारीपन को टिकाऊपन और प्रामाणिकता का प्रतीक बना दिया। तो ये सिर्फ ऑनलाइन बेचने का आइडिया नहीं था, ये पूरी तरह से एक रीब्रांडिंग की रणनीति थी। लेकिन एक अच्छा आइडिया ही काफी नहीं होता, अमल करना मतलब एग्जीक्यूशन ही सब कुछ है। तो उन्होंने इसे जमीन पर कैसे उतारा? हाँ, हम मौजूदा डिजाइनों को ही और बेहतर बनाएंगे। उन्होंने बर्तनों पर स्थानीय फूलों और पत्तियों की सूक्ष्म नक्काशी शुरू की,
और उन्हें एक प्राकृतिक मैट फिनिश दिया और ब्रांड का नाम रखा गया देव शिखर कलेक्शन, जो सीधे उत्पाद को उसकी उत्पत्ति मतलब हिमालय से जोड़ता था। ठीक है, प्रोडक्ट को थोड़ा बेहतर बना लिया, एक अच्छा नाम भी दे दिया, लेकिन इसे उन लोगों तक कैसे पहुंचाया गया जो इसकी कीमत समझते और चुका सकते थे? सिर्फ एक वेबसाइट बना लेना ही तो काफी नहीं होता ना, उस पर ट्रैफिक कैसे आया? यही पर आर्यन की इंजीनियरिंग और डिजिटल मार्केटिंग की समझ काम आई। उसने किसी बड़ी एजेंसी को हायर नहीं किया, उसने शॉपिफाई पर एक साधारण लेकिन सुंदर ई-कॉमर्स स्टोर बनाया। पर असली खेल उसने इंस्टाग्राम पर खेला। देव शिखर कलेक्शन नाम से एक पेज बनाया गया। अच्छा। लेकिन वो सिर्फ प्रोडक्ट की तस्वीरें नहीं डाल रहा था। उसने एक ड्रोन खरीदा और देवप्रयाग की, हिमालय की और सबसे जरूरी माधोराम को काम करते हुए सिनेमैटिक वीडियो शूट किए। मतलब वो प्रोडक्ट नहीं बेच रहा था, वो प्रोसेस और कहानी बेच रहा था। सटीक। उसने उन रील्स और वीडियोस पर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर टारगेटेड विज्ञापन चलाए। उसकी टारगेट ऑडियंस कौन थी? वे लोग जो सस्टेनेबल लिविंग, हैंडीक्राफ्ट्स, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, योग और हिमालयन टूरिज्म जैसे विषयों में रुचि रखते थे। उसने शहरों में रहने वाले 25 से 45 साल के उन लोगों को टारगेट किया जो अपनी जड़ों से जुड़ना चाहते हैं और मास प्रोड्यूस चीज़ों से ऊब चुके हैं। और साथ ही उसने वेबसाइट के लिए SEO मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पर भी काम किया। तो जब कोई ऑथेंटिक इंडियन पॉटरी या हिमालयन क्ले पॉट्स गूगल करता तो देव शिखर कलेक्शन ऊपर दिखाई देने लगा। ये तो एक पूरी तरह से सोची समझी डिजिटल रणनीति है। लेकिन मैं अभी भी एक व्यवहारिक समस्या पर अटका हुआ हूं। मिट्टी के बर्तन नाजुक होते हैं। वजनदार विरासत को दिल्ली, मुंबई या न्यूयॉर्क तक सुरक्षित पहुंचाना, ये तो एक बहुत बड़ी चुनौती रही होगी। लॉजिस्टिक्स का क्या? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और शुरुआत में ये उनके लिए एक बड़ी आपदा थी। पहले 50 ऑर्डर में से लगभग 15 टूटकर पहुंचे। ग्राहकों की शिकायतें आने लगी। माधोराम और आर्यन दोनों के लिए ये एक बड़ा झटका था। माधोराम तो लगभग हार मानने वाले थे। उन्हें लगा कि उनकी कला शायद गांव की सीमाओं के लिए ही बनी है। तो फिर उन्होंने इस समस्या को कैसे सुलझाया? उन्होंने इसे भी एक अवसर में बदल दिया। उन्होंने महीनों तक पैकेजिंग पर रिसर्च की। थर्मोकॉल और प्लास्टिक बबल रैप का इस्तेमाल वो करना नहीं चाहते थे, क्योंकि ये उनके ब्रांड की प्राकृतिक और सस्टेनेबल छवि के खिलाफ था। सही बात है। अंत में उन्होंने एक स्थानीय समाधान निकाला। उन्होंने धान की पुआल, रिसाइकल्ड कागज की लुगदी और कस्टम मेड नालीदार गत्ते के बक्सों का इस्तेमाल करके एक शॉकप्रूफ पैकेजिंग सिस्टम विकसित किया। और फिर उन्होंने इस चुनौती को भी अपनी कहानी का हिस्सा बना लिया। उनकी वेबसाइट पर अब एक सेक्शन था, हमारी पृथ्वी अनुकूल पैकेजिंग, जिसमें वो बताते थे कि कैसे आपका उत्पाद आप तक प्लास्टिक मुक्त तरीके से पहुंचता है। उन्होंने अपनी कमजोरी को अपनी एक और USP यानी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन बना लिया। ये शानदार है। उन्होंने समस्या को सुलझाया ही नहीं, बल्कि उसे अपने ब्रांड की कहानी में और गहराई देने के लिए इस्तेमाल किया। तो फिर परिणाम क्या हुआ? क्या ये डिजिटल रणनीति काम कर गई? परिणाम उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा था। शहरी ग्राहक इस कहानी से तुरंत जुड़ गए। उनके लिए ये सिर्फ एक बर्तन खरीदना नहीं था, ये देवप्रयाग के गांव का समर्थन करना था, एक 70 वर्षीय कारीगर के हुनर का सम्मान करना था और अपने घर में हिमालय का एक टुकड़ा लाना था। उन्हें लगा कि वे एक ट्रेंड का हिस्सा नहीं बल्कि एक आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं। धीमी गति से जीने, स्थानीय कला को बचाने और सचेत उपयोग का आंदोलन। और देखते ही देखते विदेशों से भी ऑर्डर आने लगे। जो भारीपन कभी एक समस्या थी, अब अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक उसी वजन और ठोसपन के लिए प्रीमियम कीमत चुका रहे थे, क्योंकि ये उन्हें प्रामाणिकता का एहसास कराता था। बिल्कुल। और इस सफलता का प्रभाव सिर्फ माधोराम की आय तक सीमित नहीं रहा, ये एक लहर की तरह पूरे गांव में फैल गया। माधोराम का चाक अब पूरे वेग से घूम रहा था, लेकिन वो अकेले काम नहीं कर सकते थे। गांव के दूसरे युवा, जो शायद काम की तलाश में शहर जाने की सोच रहे थे, अब माधोराम से ये कला सीखने और उनके साथ काम करने के लिए जुड़ गए। तो आर्यन ने उन्हें काम पर रखा, उन्हें डिजिटल स्किल्स और पैकेजिंग की ट्रेनिंग दी। हाँ, तो ये सिर्फ एक उत्पाद बेचने की कहानी नहीं है, ये एक स्थानीय सूक्ष्म अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार की कहानी बन गई। एक विचार ने गांव में रोजगार का एक नया सम्मानजनक रास्ता खोल दिया। हाँ, और ये साबित करता है कि आज के ग्लोबल मार्केटप्लेस में प्रामाणिकता और कहानी आधारित उत्पादों के लिए एक बहुत बड़ी जगह है। लोग सिर्फ उत्पाद नहीं खरीदते, वे उससे जुड़ी भावना, उसके पीछे की मेहनत और उसके स्रोत की कहानी खरीदते हैं।
देवीशंकर कलेक्शन ने ये साबित किया कि अगर कहानी सच्ची हो और उसे सही तरीके से कहा जाए तो ग्राहक सुनने और खरीदने के लिए तैयार हैं। कहानी का अंत एक बहुत ही खूबसूरत दृश्य के साथ होता है। एक शाम माधुराम अपने नए बनाए हुए घड़े को देख रहे हैं, जिस पर एक चिकनी फिनिश है और जो न्यूयॉर्क भेजे जाने के लिए पैक होने वाला है। तभी आर्यन उनके पास आता है और कहता है, दादा, हमने कर दिखाया। और माधोराम का जो जवाब है वो इस पूरी यात्रा का सार है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुमने मिट्टी को फिर से बोलना सिखा दिया। तुमने सिखाया कि पुरानी चीजें तब तक नहीं मरती जब तक उन्हें नया साथ ना मिले। इस एक वाक्य में पूरी केस स्टडी का निचोड़ है ना? बिल्कुल। ये सिर्फ तकनीक का साथ नहीं था, ये एक नई सोच, एक नई पीढ़ी का साथ था। माधुराम ने महसूस किया कि कला को बचाने के लिए सिर्फ लगन ही काफी नहीं है, बल्कि बाजार को समझने और उसके अनुसार खुद को ढालने की भी जरूरत है। ये परंपरा और प्रगति के बीच एक सुंदर संतुलन का उदाहरण है, जहां प्रगति ने परंपरा को बदला नहीं, बल्कि उसे दुनिया के सामने पेश करने का एक नया और शक्तिशाली माध्यम दिया। तो इस पूरी चर्चा से मुख्य सबक क्या है? पहला, अपने उत्पाद की जो कथित कमजोरी है उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदलने की कोशिश करें। दूसरा, उत्पाद के साथ साथ उसकी कहानी, उसकी प्रक्रिया और उसके पीछे के लोगों को बेचें। और तीसरा, तकनीक को एक बाहरी ताकत के रूप में ना देखें, बल्कि उसे अपनी कला को बढ़ाने और व्यापक दर्शकों तक पहुंचाने के लिए एक उपकरण के रूप में अपनाएं। ये कहानी देवप्रयाग की मिट्टी की थी, लेकिन जैसा कि आपने शुरू में कहा था, हर क्षेत्र, हर समुदाय की अपनी एक मिट्टी होती है। कोई अनोखी कला, कोई स्थानीय व्यंजन, कोई भूली बिसरी परंपरा। बिल्कुल। और सोचने वाली बात यह है कि अनगिनत कहानियों में से कितनी सिर्फ इसलिए गुमनामे में खो जाती हैं क्योंकि उन्हें बताने वाला कोई आर्यन नहीं मिलता। तो आज की चर्चा से एक सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहेंगे। आसपास ऐसा कौन सा देवशिखर कलेक्शन है जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है? कोई खास तरह की बुनाई, कोई स्थानीय मसाला या कोई लोक कला? और अगर उसे दुनिया के सामने लाना हो तो आपकी डिजिटल रणनीति के पहले 3 कदम क्या होंगे?